आप सभी को स्वागत है एजुकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। अच्छा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो बुक है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा बनाया हुआ ये बुक है। अच्छा, ये ज्ञान बिंदु सर कौन है? तो ज्ञान बिंदु सर जो है बिहार पटना में इनका कोचिंग चलता है। बहुत ही फेमस टीचर हैं बिहार दरोगा को लेकर, क्योंकि इनका हर साल इनका जो कोचिंग से स्टूडेंट निकलता है बिहार दरोगा का सिलेक्शन लेते हैं। तो बहुत ही फेमस टीचर हैं, तो अच्छी बात है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 3 एडिशन ये बुक है। कौन सा एडिशन है? तो 3 एडिशन ये बुक है। और इस बुक का एक खासियत ये है कि इसमें 2008 से लेकर 2024 तक जितनी भी बिहार जैसे इनके बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, वो सारे जिसको कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे आपको क्वेश्चन इसी बुक में मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। और इसको बहुत ही अच्छा तरीका से डिस्कस किए हैं, बताए हैं इस बुक में ज्ञान बिंदु सर। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा बुक है। और यही नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इस बुक में कम से कम आपको 25 प्रैक्टिस शीट भी मिलता है। तो समझ सकते हैं कितना बवाल बुक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बुक का एक और खासियत है कि इसमें कम से कम आपको जो है औसतन जो 60% जो प्रश्न है आपको इसी बुक से देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिहार दरोगा में एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में छोड़ के आ पाइएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बुक को पढ़ लीजिए। आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से मैं प्रयास की हूँ और पढ़ाई भी हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। कम से कम मैंने इस जो बुक का प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी मैं 6 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके मेरा प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। ज्ञान बिंदु सर का बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन बैंक जो है प्रैक्टिस सेट जो बुक है आपका 6 प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएंगे। काफ़ी लोग देखे भी हैं तो जाके आप भी देख सकते हैं। आज जो मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, ये 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को हम वेस्ट ना करेंगे। यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ परीक्षा तिथि 23/6/2024, यानी कि 23 मई 2024 में जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है वही शिफ्ट का आपको यहाँ पे हम पूरा 100 प्रश्न आपका रहने वाला है। 100 का 100 यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बीच में इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों को फ़ायदा होने वाला है। पढ़ाई कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा कि इतना आसान नहीं है। समझ सकते हैं आप, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए चलना है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव किस भारतीयों को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से सुनना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव किस भारतीयों को प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, आपका सुचेता सतीश को प्राप्त हुआ है। किसको? सुचेता सतीश, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। अब एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इनका उम्र जो है, इनका एज है कितना साल है। तो इनका ज़्यादा एज नहीं हुआ है, मात्र 19 वर्ष हुआ है। कितना हुआ है? मात्र 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने 140 भाषाओं में जो है गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, वो भी हमारे इंडिया के रहने वाले हैं। अब समझ सकते हैं, काफ़ी लोग जो है ना 19 वर्ष की एज में अपने कैरियर के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं कि हमको लाइफ में क्या करना है कि नहीं क्या करना है। और समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किए हैं, यहाँ से भी दिमाग अपना खोल सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन है। बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा बैतरनी। कौन सा होगा? बैतरनी नदी जो है आपका पूर्व की दिशा की ओर से, पूर्व दिशा की ओर से प्रभावित होने वाली नदी जो है बैतरनी नदी है, ठीक है। और ये जो बैतरनी नदी है आपका उड़ीसा की ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा की क्योंझोर पहाड़ियों से निकलकर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस चीज को भी अपना माइंड में ध्यान में रखना है और बढ़िया से इसको समझना है, ठीक है। चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है। किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ए अनुच्छेद 77 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। किस में किया गया है? अनुच्छेद 77 में किया गया है। और भारत सरकार की जो जितने भी समस्त कार्यपालिका होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है। क्या मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है? तो ये आप टेबल टेनिस से संबंधित है। ये जो मानव ठक्कर है ये आपका टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये गुजरात के राजाकोट के रहने वाले हैं। कहाँ के? गुजरात के राजकोट के रहने वाले हैं। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, तो इसको भी याद कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा तभी तो आंसर करके आ पाइएगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विश्व का प्रथम मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका उड़ीसा में राज्य में शुरू हुआ है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में कुल जो है टाइगर रिजर्व कितना है टोटल? याद कर लीजिए, 55 यानी 55 है टोटल आपका। 55 जो है भारत का कुल 55 टाइगर रिजर्व है। तो इस चीज को भी आप बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़ के चलिएगा, याद करके। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये जो 16 सितंबर है उस दिन कौन सा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ए अनुच्छेद 43 का बी, यानी कि 43 के बी में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका होगा राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 8 यानी कि 8 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन है। आकाश में सबसे निचले स्तर का जो बादल होता है वो कौन सा होता है? तो स्तरीय मेघ होता है। कौन होता है? स्तरीय मेघ होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर कोल्ड। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा नेक्स्ट, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 नंबर ना। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पीके थुगन समिति किससे संबंधित है? बताइएगा। तो ए आपका स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। स्थानीय स्वशासन से जो है आपका पीके थुमन समिति जो है आपका संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि 10 है। और 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। कौन बनी है? नीना सिंह, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन में, जैसा कि आप देख सकते हैं सुमन कुमारी। ये जो सुमन कुमारी है ये कौन है? तो ये जो है पाकिस्तान के सिविल जज के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्या हुए हैं? पाकिस्तान में सिविल जज बने हैं आपका सुमन कुमारी। और वो भी आश्चर्य की बात है, एक अच्छी मतलब जो कह सकते हैं ना अचंभी बात है कि वो हिंदू महिला है।
क्या महिला है? हिंदू महिला। समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में रहती है और पाकिस्तान में रहने के बाद भी वो सिविल जज भी बनी है और वो भी हमारा हिंदू में है। समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन में दिया हुआ है गीता बात्रा जो लिखा हुआ है, यानी गीता राणा, ये लद्दाख में सेना की पहली अफसर बनी है। क्या बनी है? लद्दाख में सेना की पहली अफसर बनी है गीता बात्रा, ठीक है। इनको राणा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ पे और सवाल आता है फ्रेंड, जैसे कि एक आता है कि रसीमा शुक्ला ये कौन बनी है, तो ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रसीमा शुक्ला जो है क्या बनी है। एक करंट की सवाल है, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का पूर्ण चक्र किस विधि द्वारा होता है। तो किस विधि द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी, राइट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 12 है, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र कितनी है। स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए उनका जो मिनिमम होता है, एज होता है, वो कितना होता है। तो सभी को पता है कि 21 वर्ष उनको होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, 21 वर्ष, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही कूट का चयन कीजिए। मतलब इसको मिलाना है, सूची 1 एंड सूची 2, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई प्रेसिडेंटियल ईयर, ये किसमें होगा? तो ये जो होगा आपका, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले हम चुन लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में लिखा हुआ है पहला का 4, यानी कि आपका होगा आर विक्टर रमन जो होगा आपका बाई प्रेसिडेंशियल ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दू का जो लिखा हुआ है, दू का कितना लिखा हुआ है? तो दू का 1 लिखा हुआ है, यानी कि माई कैंड्री माई लाइफ, ये लिखा है किसने? तो ये लिखे हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द एंस्टेड, ये किस में लिखा है? तो ये आपका लिखा गया है आपका पी.वी. नरसिंह राव, किसने? पी.वी. नरसिंह राव ने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी ऑफ ऑन ओपन सेक्रेटरी, ये किसमें है? तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है। ध्यान दीजिएगा, बैरक मिला है तो किस सिंधु से मिला है? तो ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता से मिला है। क्या मिला है? तो बैरक मिला है, ठीक है। इस चीज को बढ़िया से आप याद करते हुए चलिएगा। और ये जो हड़प्पा है अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब के साथ में ही स्थित है, ठीक है। और रावी नदी के तट पे स्थित है, बाएं नदी जो होता है ना, रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। इसको भी बढ़िया से इसको अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही कूट का चयन करें। इसको भी मिलाना है, चलिए इसको फिर मिलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 है और सूची 2 है। तो पहला में लिखा हुआ राज, तो ये राज किस में होगा? तो राज होगा आपका राज्यपाल में होगा। संघ किस में होगा? तो संघ होगा आपका प्रधानमंत्री में होगा। किस में होगा? प्रधानमंत्री में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत जो होगा ये किस में होगा? तो ये आपका सरपंच में होगा। किस में होगा? तो सरपंच में होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ नगर निगम, तो ये आपका महापौर पे होगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से कौन होगा? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ये जो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपका महानुवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद जो होता है वो किस में आता है? तो अनुच्छेद आपका 76 में आता है। किसमें? 76 अनुच्छेद में जो है आपका भारत के महानवादी की
पद के बारे में जो है चर्चा किया गया, बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि महत्वादी जो नियुक्तियां होता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करता है, तथा वह उसे जो है इसके बारे में धारणा भी करते हैं। तो यानी इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि पोर्ट लुइस, क्या लिखा हुआ है, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है। तो ये किस देश की राजधानी है, तो मॉरिशस की राजधानी है। कहाँ की है, मॉरिशस, यानी ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि मैथ का क्वेश्चन है। तो सारे जितने भी मैथ का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ जो है मैथ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ यहाँ पे हम नहीं पढ़ाएंगे, ओनली जीके जीएस ही जो है यहाँ पे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बाकी आप लोग कहीं इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है। कौन सा जो ग्रंथ है वो तमिल व्याकरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। और डी में लिखा हुआ है तोत्कालिपियम, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, कोई नहीं, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया है। तो किसने किया है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में लिखा हुआ है चालुक्य ने जो है वो वाकाटक राजवंश पे जो है दक्षिण भारत में शासन किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था। तो किसने खोजा था बताइएगा। तो ये जो खोजे थे फिरोज शाह तुगलक ने खोजा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने इसको खोजे थे। ठीक है, तो इस चीज को भी आप बढ़िया से याद करके चलिएगा। ठीक है, और ये जो अशोक थे इनको शिलालेख पे जो खोज किया गया था 1750 ईस्वी में जो है इन्होंने खोज किए थे शिलालेख का। तो इसको भी बढ़िया से आप याद करके चलिएगा, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण ही हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि सर्वप्रथम कृषि का साज किस स्थल से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम कृषि का जो साज हुआ था किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो मेहरगढ़ से हुआ है। कहाँ से हुआ फ्रेंड्स, तो मेहरगढ़, यानी ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7000 ईसा पूर्व में गेहूं का साज मिले थे सबसे पहले। तो इस चीज को भी बढ़िया से आप याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि सारे जो है क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इम बतुता के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अब एक यहाँ पे सवाल आता है कि इम बतुता जो है एक कहाँ के रहने वाला है, तो ये मोरक्को यानी कि अफ्रीका के रहने वाले हैं। लगभग इनका 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है भारत आए थे। तो भारत कब आए थे, तो भारत आए थे, नोट कर लीजिएगा 1333 ईस्वी में आए थे, भारत आए थे। कब आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए थे 1333 ईस्वी में। और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त भी किए थे। कब किए थे, तो 1342 ईस्वी में किए थे। कब, 1342 ईस्वी में किए थे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज को भी बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष के घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है कि इसका कौन कौन सा जो आंसर होगा वो सही होगा क्रम वाई में। तो इसका जो सही क्रम में होगा पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा जो है अगस्त प्रस्ताव। पहला में क्या होगा, अगस्त प्रस्ताव होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा इसका जो राइट आंसर पहला हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्या होगा, क्रिप्स मिशन। उसके बाद हो जाएगा आपका 2 में लिखा हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि आपका 4, 3, 1 और 2, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा किसमें मैच करता है, तो ये आपका मैच करता है, जाकर देख सकते हैं ऑप्शन में जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी,
सी इज ए राइट आंसर, कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि अगस्त जो प्रस्ताव है, यानी कि अगस्त प्रस्ताव ये कब हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो इसका जो लागू हुआ था 8 अगस्त, कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में हुआ था, अगस्त प्रस्ताव हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट में यहाँ पे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 17 अक्टूबर 1940 में ही हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपका क्रिप्स मिशन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था क्रिप्स मिशन आपका मार्च में। कब हुआ था? मार्च 1942 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1942 में हुआ था, आपका क्रिप्स मिशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो एक कब हुआ था बताइएगा? तो सभी को पता होगा कि कब हुआ था, बताइएगा। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा नेक्स्ट, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, कि भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए 2 महिला स्पोर्ट कंपनी की शुरुआत कहाँ की गई थी? 2 कंपनी जो थी, 2 महिला कंपनी, स्पोर्ट कंपनी, उसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? तो ये महू और पुणे में किया गया था। कहाँ किया गया था? महू और पुणे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, महू और पुणे में किया गया था। ठीक है, अब बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो था भारतीय सेना ने वो कब शुरू किए थे? तो 8 मार्च 2024 में इसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है भारतीय सेना ने इसको शुरुआत किया थे, और 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी के गठन में किया गया था। यानी कि समझ सकते हैं यहाँ से कि 8 मार्च नोट कर लीजिएगा, 8 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुआ था। 8 मार्च 2024 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महू में आरवी मैक्समैनिस यूनिट और पुणे में आरवी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हुआ था। तो इस चीज़ को भी बढ़िया से याद कर लिएगा। और ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली जज बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योति शर्मा जो है भारतीय सेना की पहली जज बनी है, और शिमांगी जोशी जो है नौसेना की पहली पायलट भी बनी है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मिशन, क्या दिया हुआ है? तो 32 नंबर में दिया हुआ है आपका कि मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? तो ये अग्नि 5 से है। किससे है? अग्नि 5 मिशन जो है आपका मिसाइल रक्षा प्रणाली से संबंधित है। और ये जो अग्नि 5 है, ये जो अग्नि 5 है, मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल को मिशन दिव्यशास्त्र नाम दिया है। क्या दिया है? मिशन दिव्यशास्त्र, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले में इसकी नाम दिया है। और अग्नि 5 मिसाइल यानी कि अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी दूरी मिसाइल है, जिसकी जो मात्रक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर से अधिक है। कितना है? 5000 किलोमीटर से अधिक है। मिसाइल जो है भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय डीपीए बायोमेट्रिक मिसाइल है। और अग्नि 5 की गति ध्वनि जो होता है लगभग 24 गुना अधिक होता है। कितना होता है? लगभग 24 गुना अधिक होता है। और अग्नि 5 मिसाइल की रक्षा जो है अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा मेक इंडिया परियोजना के तहत विकसित किया गया है। तो इस चीज़ को भी बढ़िया से आप याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको फंसना एग्जाम में नहीं है। अच्छी तरीके स्मार्ट तरीका से क्वेश्चन को करके आना है। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुंडवेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है। तो ये जो है आपका कैमूर यानी कि भभुआ जिला में जो है आपका मनाया जाता है। अब ये जो मुंडवेश्वरी मंदिर जो है बिहार के कैमूर जिला में मनाया जाता है, तो इसका जो रामगढ़ गांव में है, किस गांव में है, तो रामगढ़ गांव में पावरा पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई है नोट कर लीजिएगा लगभग कितना है, तो 600 इसकी ऊंचाई है। कितना है फ्रेंड्स, तो 600 फीट इसकी ऊंचाई है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी बढ़िया से आप याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित जैव अनवकरणीय पदार्थ कौन कौन है। अनवकरणीय पूछा गया है, तो कौन कौन सा है बताइएगा। तो पहला तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पॉलिथीन, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि पहला में आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या हो, तो दूसरा में आपका हो जाएगा प्लास्टिक, पॉलिथीन, डीपीटी, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा राइट आंसर डी होगा। डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में यहाँ पे दिया हुआ है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। इसका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में लिखा हुआ है कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत में समर्थन पर निर्भर हो। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही कूट का चयन करें। तो सही बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसको मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसको फिर मिलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला ए में लिखा हुआ है प्रतिरोधी। ए जो प्रतिरोधी है ये किसका होगा, तो ए जो प्रतिरोधी आपका होगा कटा फटा और घाव साफ करने के लिए होगा आपका प्रतिरोधी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बी में प्रतिजैविक। ये जो प्रतिजैविक है ये किस में होगा, तो ये आपका 4 में, यानी कि जीवाणुओं के विकास को रोकने के है। किसमें होगा, तो जीवाणुओं के विकास को रोकता है प्रतिजैविक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स सी में लिखा हुआ है कि रोगाणुनाशक। ये किस में होगा, तो ये जो होगा आपका 2 में होगा। 2 में लिखा हुआ है कि नाला नल आदि साफ करने में होगा, यानी कि सी का होगा आपका 2 और आपका ए का होगा 3 और आपका बी का होगा 4 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डी बच्चे, तो डी में लिखा हुआ है कि पीड़ाहारी। ये जो पीड़ाहारी है ये किस में होगा, तो ये आपका हो जाएगा दर्द निवारक दवा के रूप में, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य कौन देश है जो कूट की सहायता से चुनिए। यानी कि सही क्रम में चुनना है कि जो दक्षिण एशियाई के क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य में कौन सा देश है, उसको जो है ना क्रम बाई में बताना है। तो पहला कौन होगा, चलिए फिर देखते हैं। फिर यहाँ पे जैसा कि पहला जो आपका होगा इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, तो पहला में लिखा हुआ है पहला भारत हो जाएगा आपका, कौन सा होगा, भारत हो जाएगा। दूसरा में आपका होगा भूटान, तीसरा में बांग्लादेश, चौथा में मालदीव, यानी कि आपका 4 ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है और यानी कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधात्विक खनिज है, तो ए माइका जो है ना अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा राइट आंसर माइका। ठीक है, ये अधात्विक खनिज है। आप लोगों को यहाँ पे माइंड में बहुत लोगों को चल भी रहा होगा, कई लोगों को पता भी होगा, जिसको पता नहीं होगा उनको हम बताना चाहेंगे कि खनिज क्या होता है।
क्या खनिज क्या होता है? तो खनिज वो होता है जो प्रकृति में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसका मुख्यतः रासायनिक अवयव यानी तत्वों का यौगिक उपस्थिति रहता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब खनिज को हम लोग पहचान कर सकते हैं कि वो खनिज है। खनिज को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि वो खनिज है? तो भौतिक एवं रासायनिक गुणों से होता है। ये जो खनिज होता है इसकी जो पहचान होता है फ्रेंड्स की भौतिक और रासायनिक गुणों से इसकी पहचान होता है। और खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के होती है। कितनी प्रकार के होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन से होती है? तो अधात्विक खनिज और दूसरा धात्विक खनिज। पहला अधात्विक खनिज, दूसरा धात्विक खनिज। अच्छा, अधात्विक खनिज किसको कहते हैं? तो वे ऐसे खनिज हैं जो प्रकृति में अपने मूल रूप से पाए जाते हैं एवं जिसमें किसी विशिष्ट धातु की प्राप्ति नहीं होती है या भरपूरे क्रांति होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, हीरा हो गया, माइका हो गया, जिसको माइका हो गया, अब्रक हो गया, पोटास हो गया, गंधक हो गया, खनिज तेल, जिस्म इत्यादि जो होता है अधात्विक खनिज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है दूसरा जो आपका हो गया, दूसरा नंबर पे धात्विक खनिज। ये किसको कहते हैं? तो वो इसको कहते हैं कि जिन खनिजों के गलने से धातु प्राप्त होते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। कितना सिंपल इसका है डिफिनेशन। धात्विक खनिज किसको कहते हैं? तो जिन खनिजों को गलाने से धातु प्राप्त होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। तो आप अपने माइंड में खुद सोच सकते हैं कि कौन कौन सा जो है गला के बनता है, जैसे क्रोमाइट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, बॉक्साइट हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, तांबा हो गया। ये जितनी भी चीज़ें सारे गला के ही बनते हैं, तो सारे क्या हो गया आपका? धात्विक खनिज हो गया। ठीक है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज लोहा इस्पात में उद्योग को कच्चे माल के रूप में जो है प्राप्त होता है, बट कहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है? भारत की किस राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है? यानी मैग्नीज बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि आपका 39 नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, 39 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा केवल आधारित सेतु कौन है? भारत का सबसे लंबा केवल आधारित सेतु कौन सा है? तो ये आपका जो है सुदर्शन सेतु है। कौन सा है? सुदर्शन सेतु जो है भारत का सबसे लंबा केवल है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 40 है। इसमें क्वेश्चन में मैथ दिया हुआ है, तो मैथ का क्वेश्चन को जो है ना फिलहाल हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं, मैथ को हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। इसको जो है बताना है क्रम बाई में किसका जो कथन जो है सत्य कौन सा है, सही कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं पहला में लिखा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रयबद्ध भूमिखंड है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, इनके पहला लाइन का गलत हो गया। ठीक है, दूसरा में लिखा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में अवशिष्ट है, यानी कि अवस्थित है, तो ये जो है आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है, मतलब बी जो पॉइंट लिखा हुआ है बी आपका सही है। 3 पॉइंट में लिखा हुआ है कि दक्षिण ध्रुव बिंदु स्थलखंड पर अवस्थित है और इसके चारों ओर जल का फैलाव है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है बताइएगा। तो इससे प्राय यही है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी एक श्रृंखला है। क्या है? प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का एक श्रृंखला है। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो प्रभावित है इसमें कितना लगभग किलोमीटर क्षेत्र में जो है बताइएगा कमेंट करके आप लोग। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पुराना परमाणु विद्युत ग्रह कौन है? सबसे पुराना परमाणु विद्युत ग्रह जो है वो कौन सा है बताइएगा। तो ए है तारापुर। कौन सा है? तारापुर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा बढ़िया से। इसको हम पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में लिखा हुआ है आपका कि जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन यह अनियोजित थी। ठीक है, तो ए आपका जो होगा राइट आंसर बिल्कुल ही गलत है, यानी कि आपका ये पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हो चलिए देखते हैं फिर। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है 2 नंबर में लिखा हुआ है आपका कि सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। तो ये भी बिल्कुल ही गलत बात है, दूसरा भी पॉइंट गलत हो गया, पहला दूसरा दोनों गलत हो गया। तीसरा में लिखा हुआ है कि सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। तो ये बिल्कुल ही राइट है, ऐसा हुआ था, तो तीसरा नंबर आपका हो जाएगा राइट। 4 में लिखा हुआ है कि नगर दो भागों में विभाजित थे, पहली गढ़ ऊंचाई पर, दूसरी निचली शहर पे। तो ये भी आपका हो जाएगा सही, यानी कि आपका 3 और 4 किस में दिया हुआ है, तो सी में है ना। तो आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन है। आई होप आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे 45 नंबर। ठीक है, तो 45 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही कूट के चयन करें, यानी कि मिलाना इसको 1 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको फिर मिलाते हैं हम लोग। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए में लिखा हुआ है सेरीवलम। ये जो सेरीवलम होता है ये किस में होता है, किस चीज में होता है बताइएगा। तो जो सेरीवलम होता है आपका, ये होता है आपका चलने, किस में होता है बताइएगा। ये होता है चलने खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य कार्यों पर नियंत्रण करता है। कौन करता है, तो सेरीवलम करता है, कौन, सेरीवलम। उसके बाद यहाँ पे बी में लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये किस में होता है, तो ये शरीर का तापमान, भावनाओं, भूख, नींद का नियंत्रण करता है। कौन करता है, तो हाइपोथैलेमम करता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ सेरीवरम। सेरीवरम जो होता है ये क्या होता है, ये किस में होता है, तो ये जो होता है आपका बुद्धि, इसका काम क्या करता है, तो बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि एवं स्मृति का नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है मोंडेला अल्वगेट। ये क्या करता है, तो ये जो है आपका उल्टी का नियंत्रण केंद्र करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 45 नंबर का आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी होगा आपका राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 3Fe प्लस 4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है आपका 1 में कि Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, पहला पॉइंट सही। दूसरा में लिखा हुआ है कि H2O का जो अपचयन हो रहा है, तो आपका दूसरा लाइन भी सही। तीसरा में लिखा हुआ आपका है कि H2O ऑक्सीकारक एजेंट की सहायता, मतलब एजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरातत्वविदों द्वारा नया किलोवंड हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई है, तो कहाँ की गई है, तो ए आपका की गई है मोरोधारो में। कहाँ, मोरोधारो, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है। और 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि चंबल नदी द्वारा जो बिहड़ घाटी बनाई गई है, उस घाटी को क्या कहा जाता है, तो उस घाटी को कहा जाता है तंग घाटी। क्यों किस्म घाटी, तो तंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, तंग घाटी जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है,
जिसका कारण क्या है बताइएगा। तो जिसका जो कारण है कि निच्छालवन, निच्छालवन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। और ये जो लेटेराइट मिट्टियाँ होती है ये आपका 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा जगह पे जो है काफ़ी मात्रा में जो है पाई जाती है। कौन सी मिट्टियाँ? तो लेटेराइट मिट्टियाँ। ठीक है, इस चीज़ को भी बढ़िया से याद रखिएगा। अब आप लोग माइंड में खुद ही सोच सकते हैं कि ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो पहाड़ी इलाके में काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, और बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि जो जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं उसमें कौन कौन सा जो होता है फसल वगैरह उपजाया जाता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में, जो कपास की खेती के लिए जो आपका जो अच्छा मिट्टियाँ होता है, और इसमें 4 लाइन दिया हुआ है, 4 लाइन में डिस्कस किया हुआ है कि कपास की खेती के लिए क्या क्या सही चीज़ इसमें दिया गया है, तो उसको चुनना है और सही आंसर बताना है। ठीक है, चलिए इसको फिर हम चुनते हैं। पहला में लिखा हुआ है 1 पॉइंट में कि यह काफ़ी समय तक नमी बनाए रखती है। बिल्कुल बात सही है, काफ़ी समय तक ये जो मिट्टियाँ होती है कपास की मिट्टियाँ वो नमी बनाए रखती है, तो पहला लाइन आपका सही हो जाएगा। दूसरा में लिखा हुआ है कि यह मिट्टी जल योजित रहती है तो पीली हो जाती है। ऐसा बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तीसरा में लिखा हुआ है कि यह कक्कड़ और चूना पत्थर से भरपूर होती है। ये भी बिल्कुल गलत है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब चूना और पत्थर इसमें मिक्स रहेगा, पत्थर वगैरह, तो कपास उसमें खेती कैसी होगी? नहीं ना होगी, तो बिल्कुल गलत बात है। चौथा में लिखा हुआ है कि यह दोमती मिट्टी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि 4 भी गलत यानी कि हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ओनली ए पॉइंट होगा। तो ए किसमें लिखा हुआ है? तो ए लिखा हुआ है आपका राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, ए होगा आपका राइट आंसर। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और इस मिट्टी को जल धारण की जो है ना क्षमता बहुत अधिक होता है, जिसमें काफ़ी समय तक जो होता है नमी रहता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कपास की खेती के लिए तो ठीक है काली मिट्टी तो होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है कपास, किस जगह पे सबसे ज़्यादा होता है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये जो है ना इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, बस आप लोग बताइएगा। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल सम्मिलित है। निम्नलिखित में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल सम्मिलित है, तो कौन कौन सा है बताइएगा। तो पहला तो आपका यहाँ पे चाय हो जाएगा। कौन सा? चाय। दूसरा में क्या होगा? तो दूसरा में आपका हो जाएगा जाके कॉफ़ी। और उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद आपका हो जाएगा रबड़। कौन सा? रबड़। यानी कि जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, सी होगा राइट आंसर। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ जो मिट्टियाँ होता है उस कथनों में यहाँ पे दिया हुआ है, जो कौन सी कथन जो है सही है इसमें बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि भारत के कुल भूभाग लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तृत है, यानी कि विस्तृत है। तो ये जो लाइन है बिल्कुल आपका सही है, पहला लाइन आपका सही हो जाएगा, ऐसा है बिल्कुल। दूसरा में लिखा हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा होता है, तो भी आपका लाइन सही ही है, यानी कि 1 और 2 आपका सही है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ये जो जलोढ़ मिट्टियाँ होता है इसमें कम से कम 40% जो हिस्सा होता है जलोढ़ मिट्टी अच्छी तरह से होता है, और जलोढ़ मिट्टी में नियंत्रण नदियों का बहाकर लाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन, इस पे रीजनिंग का था तो रीजनिंग को हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है। तो 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का
कौन सा क्रम सही है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा जो क्रम है वो सही है। इसको क्रम जो दिया हुआ है, इसमें इतना सारा लाइन दिया हुआ है, तो कौन सा जो लाइन है बिल्कुल सही बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है कि नाक की नली ग्रसनी से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्र ट्रैकिया, श्वसन नलिका, फेफड़ा, ये आपका जो होगा फ्रेंड्स राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका वी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 56, राइट। तो 56 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि छुत्रुसाना, क्या लिखा हुआ है? छुत्रुसाना के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रभावित कैसी होती है? चित्रसना के लिए अग्रमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो उसकी जो आवृत्ति होती है अम्लीय होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? तो अम्लीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, अम्लीय होता है। और भोजन का जो है अमाशय में प्रवेश कर जठर ग्रंथि में उत्सर्जित होकर जठर का स्रावित करता है। और जठर का जो पीएच यानी कि पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भोजन जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर ही पचाने की काम करता है हमारे शरीर में, ये आप लोग भी कमेंट करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग नहीं बता पाइएगा तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि धन निष्कासन, क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ए दिया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 58 है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाना जाना चाहिए? कौन सी जो कदम होता है वो बाघ से बचने के लिए जो है उठाना चाहिए हमें? ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि आम जनता को जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अब जब जानते हैं कि जंगल में बाघ वगैरह रहते हैं तो वहाँ क्यों हम लोग जाएं? तो ये बिल्कुल बात 1 सही है। यहाँ पे 2 पे लिखा हुआ है कि वन जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करना है, यानी कि आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा लाइन में लिखा हुआ है कि आरक्षित वन और संरक्षित वन को अलग अलग कर देना, ये भी आपका तीसरा लाइन भी सही है। चौथा में लिखा हुआ है कि नए वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना करना, यानी कि आपका चौथा लाइन भी सही है। जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्वत चोटी जो है K2 उसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? पर्वत चोटी जो है K2 उसकी ऊंचाई कितनी मीटर है बताइएगा? तो 8611 मीटर। कितना? 8611 मीटर जो है आपका पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई है। और भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है इसको माना गया है। ठीक है, और विश्व का दूसरा सबसे चोटी जो है भारत का, यानी विश्व का जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा है कोची है तो K2 है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी बढ़िया से आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 62 है। और 62 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसको द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ये जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में, नोट कर लीजिएगा, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में इसको विकसित किया गया था। और इंग्लैंड से विज्ञान डॉक्टर आर्थ चिल्ड्रन केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के पहले
प्रधान आचार्य थे, ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संन्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। और इस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा मिला था, सबसे पहले उस टाइम के ज़माने में, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें विषम का चयन करना है कि कौन सा जो है आपका विषम होगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोयला, ए में कोयला लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोयला हो गया। बी में लिखा हुआ है मसाला, सी में लिखा हुआ लकड़ी, और डी में लिखा हुआ है रसोई गैस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मसाला, क्योंकि कोयला और लकड़ी हो जाएगा रसोई, ये तीन आपका यहाँ पे मैच करता है, तो मसाला अलग हो गया। तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन था, कोई नहीं, इसको हम बना दिए। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, यानी कि 64 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली बार देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1878 ईस्वी को पारित किया गया था। कब? 1878 ईस्वी को पारित किया गया था, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि 55। इसमें मैथ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैथ को स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि आपका हो जाएगा 67। तो 67 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि विलयन में पीएच प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पीएच कम हो जाता है। क्या होता है? पीएच कम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 68 है, ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन में आई होप आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 68 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, उसके बाद हिंदू को राजभाषा स्वीकार किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों का कौन सा सत्य है? ऐसा नहीं है कि जो हमारा हिंदी भाषा जो है बहुत ही आसानी से उसको जो है राजभाषा मिल गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा लंबा विवाद वगैरह, भाषण वगैरह चला था, ठीक है। तो इसमें कौन सी जो बात है सत्य है? यहाँ पे 3 लाइनों में भाषा बताया गया है, लिखा गया है, और इसमें पूछा गया कि कौन सी जो बात है सही है। चलिए देखते हैं फिर इसको। पहला में लिखा हुआ है कि मुंशी आयगार फॉर्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी की सिफारिश की। बिल्कुल आपका सही, यानी कि ए पॉइंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा में लिखा हुआ है कि संघ सरकार के हिंदू भाषा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। आप प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो कैसे लोग जाने कि हिंदी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तीसरा में लिखा हुआ है कि भारत की वैधता है कि वह हिंदी भाषा की राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका जो गलत हो गया तीसरा नंबर भी, यानी कि जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। और ए किस में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो ए आपका दिया हुआ है ए में, ए होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो कथन ए में लिखा हुआ है कि इससे समाज के सभी वर्गों से लोगों के हिस्सा सरकार से होती है एवं लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहाँ पे कथन 2 में लिखा हुआ है कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एवं इससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता है। तो ये भी लाइन सही है, यानी कि कथन ए और 2 भी आपका सही हो जाएगा। तो कथन ए और 2 किस में लिखा हुआ है? तो सी में लिखा हुआ है ना, तो आपका सी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूक्लियॉन की वंदन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है,
ठीक है। तो पहला में यहाँ पे ए में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियॉन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियॉन होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइएगा कब हुआ था पारित। तो वर्ष 1919 ईस्वी में। कब? वर्ष 1919 ईस्वी में हुआ था रॉलेट एक्ट पारित। याद है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद है ना, उसमें कई लोग मारे गए थे, गोली वगैरह बहुत सारा कांड हुआ था। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन जो किया गया है उससे क्या से ख्याल आता है, क्या से ख्याल आता है, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में लिखा हुआ है कि समाज में पुरुष और महिला के कार्य उनकी भूमिका के आधार पर बांटा गया है। बिल्कुल सही बात है। महिला और महिला और जो पुरुष होता है यानी कि जेंट्स होता है और लेडीज होता है, उनकी जो काम होता है उसकी भूमिका पे ही, उनको आधार पे ही बताया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। तो पहला ए में लिखा हुआ है आपका ए पॉइंट में कि अवस्थिति, बिल्कुल सही बात है। 2 में लिखा हुआ है भूत तापीय और जलीय तापन की दर में अंतर, ये भी सही है। तीसरा में लिखा हुआ है कि हवाओं का मौसमी बदलाव, ये भी सही है। चौथा में लिखा हुआ है कि अंतराय उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र, यानी कि 4 लाइन भी आपका सही है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कौन सा? डी। ठीक है, चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 78 नंबर, जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे हम स्किप कर दे रहे हैं, तो आप लोग गलत मत समझिएगा कि हम क्वेश्चन को क्यों स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो क्वेश्चन है आपका उसी लिए हम उसको स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कथन में लिखा हुआ है कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक है, बात सही है। कारण में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भी जो है बिल्कुल ही बात सही है। तो इस कथन में कौन सा लाइन जो है सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कि कथन सही है। कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन के कारण सही सृष्टि नहीं करना है, यानी कि इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। बिल्कुल आपका कथन भी सही है और कारण भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 79 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वाष्पीय खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन की कारण जो गंध और रंग प्रभावित होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अपघटन प्रक्रिया। कौन सा? अपघटक, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा किस फसल की जो किस्म है, बताइएगा कि किस फसल की किस्म है। तो ये जो है आपका चावल का है, किसका? राइस, यानी चावल है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन, और 82 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है।
संविधान में संशोधन की जो आवश्यकता होती है और समय समय पर क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका जो रीज़न है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका पहले तो ए होगा सही। ए में क्या लिखा हुआ, तो ए में लिखा हुआ है इसके समय समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव ज़रूरी होता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि संविधान में जो होता है हमेशा चेंज वगैरह होते रहता है। जैसे कि इलेक्शन होता है तो उसमें नए नए लोग आते हैं, नए नए कामों होता है, तो उसको चेंज होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन, राइट। तो 83 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्याख्या को तात्पर्य और समर्थक क्रम में दर्शाते हैं। तो कौन कौन सा होगा इसका, लाइन वाई में आंसर ये बताना है, क्रम वाई में। ठीक है, तो पहला आपका तो हो जाएगा 6 नंबर में पड़ोस, क्या होगा, पड़ोस। ठीक है, 4 में आपका हो जाएगा पहले समुदाय, 6 से शुरू होगा, पहला पॉइंट ए पड़ोस, दूसरा समुदाय, तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा जो आपका हो जाएगा आपका गांव, कौन सा होगा, गांव। ठीक है, उसके बाद चौथा कौन सा होगा, चौथा जो है वो कौन सा होगा, तो नगर होगा। चौथा में क्या होगा, तो नगर होगा। उसके बाद पांचवा में क्या होगा, तो राज होगा, और छठा में आपका राष्ट्र हो जाएगा। इसमें क्रम बाई में पूछा गया था, तो क्रम बाई में इसको बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। डी में किस में लिखा हुआ है, तो डी आपका देख सकते हैं, खुद मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन। और 84 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें सत्य कथन को बताना है कि कौन सा जो लाइन है वो सही दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला में जो है आपका लिखा हुआ है कि प्रकाश को गर्म करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को जो है गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बिल्कुल बात जो है सही है, सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, तो ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री। ठीक है, तो 85 नंबर है। तो 85 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 85 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एथाइन। एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, इसकी संरचना पूछा गया है, तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, H-C बराबर C-H, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि तर्क गणित कक्षा में बहुत सारे छात्र असफल हो रहे हैं। कथन ए में लिखा हुआ है कि गणित की कक्षा को बंद किया जाए, गणित की कक्षा को बंद किया जाए, कथन ए में लिखा हुआ है। कथन 2 में लिखा हुआ है कि गणित की कक्षा को पुनरीक्षित किया जाए। तो कौन सा जो कथन होगा ये आपका सही होगा, तो बी होगा कथन से। बी में क्या लिखा हुआ, तो बी में आपका लिखा हुआ लाइन दूसरा जो है आपका बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन पहाड़ियाँ जो है मेघालय पठार का एक भाग है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 89 का। तो ए होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा गोरो पहाड़ियाँ। गोरो पहाड़ियाँ जो है आपका जो है मेघालय पठार का एक भाग है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, तो पहला यानी ए में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्म को मानने वाला देश है। बिल्कुल गलत बात है, भारत ऐसा देश नहीं है कि धर्म को मानता है, ऐसा बिल्कुल गलत बात है, यानी कि आपका एक हो जाएगा गलत, एरीज लाइन गलत। ठीक है, बी में लिखा हुआ है कि भारत द्वारा धार्मिक कार्यों का प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये भी बात गलत है, ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में। सी में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्म को संरक्षण देता है, तो ये भी गलत लाइन ही है। डी में लिखा हुआ है कि भारत में सभी धर्मों
को समान संरक्षण प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जो भारत यानी कि हमारा इंडिया है, इसमें सारे कास्ट के यानी सारे जात के लोग यहाँ पे रहते हैं, बसते भी हैं। ठीक है, तो आपका जो डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनिएगा। ठीक है, तो 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन कीजिए। असत मतलब कौन सा जो लाइन है सही नहीं है। ठीक है, तो ए में लिखा हुआ है कि फ्लेइंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा दिशा ज्ञात किया जाता है। तो ये बिल्कुल जो है सही बात है। बी में लिखा है 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, तो 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि फ्लेइंग के दाएं हाथ के नियम में माध्यम अंगुली से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा होगा, बी ना, तो बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। इसको सही से मिलाना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको पहले हम चुन लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, तो पहला यानी ए में लिखा हुआ है जो जिला दरा, ए जो लिखा हुआ है जो जिला दरा जो है किस में होगा, तो ए आपका जम्मू कश्मीर में होगा। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बी में लिखा हुआ है नाथुला दरा, नाथुला दरा जो है कहाँ होगा, तो ये आपका होगा सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बोमेडीला, बोमेडीला दरा जो है ये कहाँ होगा, तो ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश में। डी में लिखा हुआ है सिप किला दरा, तो ये होगा आपका सिक्किम में, यानी कि जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन, और 94 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी दूरस्थल बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश किरण स्वतंत्र के बीच एक घूमती हुई चमकती रख जाती है, तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चमकती, चमकती पर प्रकाश का विवर्तित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 95 नंबर क्वेश्चन। तो 95 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन जीव को निम्नलिखित में से किससे खतरा नहीं है, तो किससे जो है खतरा नहीं है बताना है। तो ये जो है वन रोपण एवं सामाजिक कृषि के लिए जो है बिल्कुल ही खतरा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन करना। इसको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो ये भी आपका लाइन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। 2 पॉइंट में लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी बहुत लोगों को नुकसान हुआ था, तो ये भी बात सही है, 1 और 2 सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कि गांधी जी द्वारा देशव्यापी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था, तो ये भी बात सही है, तो तीसरा लाइन भी आपका सही है। 4 में लिखा हुआ है कि ऑटोमन समाज को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, तो ये भी लाइन सही है, यानी कि आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 है और इस क्वेश्चन में भी मिलाने वाला ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें भी दिया हुआ है कि कथन पर विचार करना, इसमें क्या है, इसमें कथन पे विचार करना, मिलाना क्वेश्चन नहीं है, तो इसको कथन पे जो कौन सा जो है सही होगा, तो यानी 1 पॉइंट में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार एवं अवसर सुनिश्चित करना, तो ये जो लाइन है आपका बिल्कुल सही है।
बी मतलब 2 लाइन में लिखा हुआ है कि समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से देखती है। तो यानी कि आपका दूसरा लाइन भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन। और 98 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपका सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है कि कौन कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला में यहाँ पे लिखा हुआ ए पॉइंट में कि ब्लीचिंग पाउडर, ये जो ब्लीचिंग पाउडर होगा आपका किस में होगा बताइएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होगा ये आपका रंग एवं दाग धब्बे हटाने के लिए होता है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का क्या इस्तेमाल होता है, तो ये होता है आपका जो है कहाँ, एसिडिड में होता है, एटासिड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वॉशिंग सोडा। तो ये जो वॉशिंग सोडा है इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका होता है H2 ठीक है, Ci2 के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो ये होता है कांच के निर्माण में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 99 यानी 99 नंबर क्वेश्चन। तो 99 नंबर क्वेश्चन में क्या यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार कीजिए। आपातकाल शक्ति पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट भी लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल को लागू कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, हो सकता है। 1 लाइन सही आपका है। 2 लाइन में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए वाय है। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फाइनली 100 यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, जिसका इंतजार था मुझे बहुत पहले से। ठीक है, आप लोगों को भी इंतजार वही होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है सेट में। तो 100 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और इसको आंसर बताइए। तो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि न्यायालय के निर्माण के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। सिफारिश वारंट की तलाशी गिरफ्तार ली जा सकती थी। इससे आम जनता तीव्र प्रक्रिया व्यक्ति की प्रक्रिया, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तो उपयुक्त कथनों से संबंधित है। मतलब कौन सी कथन जो है इससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है उपयुक्त कथन बी इज ए राइट आंसर। तो आज मैंने पूरा 100 का 100 पूरा कंप्लीट करवाई हूँ और इसमें बस मैंने स्किप किया हूँ। तो कौन सा, मैथ और रीजनिंग, और सब में मैं करती हूँ। तो मैथ और रीजनिंग उसको हम स्किप कर दे रहे हैं। बाकी जीके जिसको पूरे तरीके से हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे। ठीक है, तो अभी तक मैंने कम से कम 6 वीडियो जो था यानी कि 6 प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु सर का बुक का बिहार दरोगा का उसका मैं करवा चुकी थी। ये मेरा 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोगों को छोटा सा एक सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट ये है कि इस वीडियो को अपने दोस्त को पास ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिएगा और उनको कहिएगा कि आप भी किसी और को शेयर करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं। बाकी आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो लोग अभी नए हैं, जो लोग मेरा वीडियो को अभी भी नए लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आई रिक्वेस्टेड यू, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ऑन करिए। बेल आइकन जो होता है उसको ऑन करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा कि चलिए आइए आपका वीडियो जो है एजीके पे आ गया है, आइए देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ऑन करके रखिएगा, आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। एक और बात और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगी कि जाके अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।
जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि वहाँ जो स्टडी मटेरियल होता है, न्यूज़ वगैरह अपडेट होता है, जो इंपॉर्टेंट वगैरह होता है, कुछ भी स्टडी मटेरियल से लेकर वो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाता है, जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है। तो उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा, आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।